नमस्कार मित्रों। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो ऑडियो आर्टिकल है, वो है भारत में खाद्य सुरक्षा। और ये आपको ऑडियो आर्टिकल तब काम आएगा जब आप बिज़ी हो, सफ़र में हो, तो आप इसको सिर्फ सुनते रहिए, आपके काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर, इस ऑडियो आर्टिकल के अंदर हम भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। चलिए मैं दोस्तों अब शुरू करते हैं। अवलोकन। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य है। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इसके अधिक प्रभावित होता है। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। असल में जो खाद्य सुरक्षा है वो है क्या चीज़, इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु, लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के जो आयाम हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। और आखिर में है सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा भी ना हो। तो दोस्तों भी बात कर लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो क्यों है। खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करें तो एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाते हैं कि 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों का सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। उसके अनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई है कि व्यक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक और आर्थिक पहुंच सदैव हो। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया है कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। तो दोस्तों एक विचार उठता है कि किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आ जाए
और अधिक लंबे समय तक रुक जाए तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अगर लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहे तो अकाल आ जाएगा। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों और भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होते हैं। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था और इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। तो सोचिए दोस्तों कितना बड़ा एक दुखद चीज़ है कि कितने लोग मरे हैं। देखिए आप 30 लाख लोग मारे गए उस अकाल में। जरा सोचिए कि क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल में सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए। चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतीहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए और इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे। इसके बारे में अगर कुछ चर्चा की जाए तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। तो आप सोचिए कि अगर चावल की कमी होगी तो उससे क्या क्या असर डलेगा, क्या क्या असर पड़ेगा कि चावल की कमी की होने की वजह से आपको भोजन नहीं मिल पाएगा और उसके काफ़ी नेगेटिव आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। खाद्य असुरक्षित कौन है, इसके बारे में एक जिक्र कर लेते हैं कि खाद्य असुरक्षित कौन है। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन से? भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, यानी कि ना के बराबर नेग्लिजिबल भूमि पर निर्भर है। पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निरारक्षित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसायियों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्य में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वो सिर्फ जी ही पा रहे हैं, सिर्फ जी पा रहे हैं। इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें इसका जो नायक है वो रामू है। तो हम रामू को बियाफ मानकर एक कहानी समझने का प्रयास करेंगे। रामू जो है वो रायपुर गांव में एक कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं करती है, कभी कभार करती है जब जरूरत होती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका हुआ खाना मिल जाता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। जब कोई फसल नहीं होती है खेतों में, जब सेशन ऑफ होता है, फसलें नहीं उगती हैं, कोई ज़्यादा काम नहीं होता, तो उस दौरान वो बेरोज़गार है। लेकिन जब काम होता है तब वो रोज़गार पे होती हैं, तो वही समय होता है जिसमें वो कुछ कमा पाते हैं। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधा का रोपण और फसल की कटाई के समय ही काम मिलता है। जब बीज बोए जाते हैं तब, या फिर पौधा रोपा जाता है तब, या फिर कटाई के दौरान ही उसको काम मिलता है और उस दौरान उसकी आय बढ़ जाती है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट के भट्टे में या गांव के में चल रहे कोई भी निर्माण कार्य, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, जो कोई घर बना रहा है या सरकार के द्वारा कोई सड़क बनाई जा रही है, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है उसमें काम मिल जाता है जब वो खेतों में काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन ये जो काम है ये कम समय के लिए
करता है वो, और कभी कभार उसको ये काम भी नहीं मिलता। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 समय की रोटी का जुगाड़ कर सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखा पेट भी सोना पड़ता है। परिवार को दूध और सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती, और रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। तो सोचिए आप, जब उसको कोई काम नहीं मिल रहा है तो ऐसे समय में उनको खाने के लिए भी पर्याप्त धन, पर्याप्त साधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप विचार कर सकते हैं कि उनका जो जीवन होगा कितना कठिनाइयों में रहता होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसको भी कहानी के रूप में समझेंगे। इसमें जो हमारा नायक है वो अहमद है। अहमद जो है वो बंगलोर में रहता है और वहाँ पे रिक्शा चलाता है, और वह अपने 3 भाइयों और 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है, और उसकी जो आय है वो प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी ज़्यादा कस्टमर आ गए तो ज़्यादा सवारी मिल गई तो ज़्यादा सैलरी हो गई एक दिन की, और हो सकता है कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कभी सुबह से शाम तक उनको सवारी भी ना मिले तो पूरे दिन कुछ भी नहीं मिलेगा। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं भी खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है, और वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। जैसे राशन की दुकानें जो हमारे आसपास होती हैं, जिसमें सरकार जो होती है वो गरीब लोगों के लिए कम कीमत पर उनके लिए जो अनाज है, जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक्स चीज़ें जो होती हैं उनको उपलब्ध करवाती है। लेकिन वो तभी खरीद पाता है जब वो एक पर्टिकुलर दिन में वो दुकानें खुलती हैं। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, और जहां वह अकेला ही कमाने वाला सदस्य है। तो आप सोचिए कि क्या रिक्शा चलाने से अहमद की नियमित आय हो रही है, दिन मतलब डेली कमा रहा है वो अच्छे से? क्या रिक्शा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपना परिवार चलाने में मदद कर रहा है? क्या रामू को जो है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित कहा जा सकता है? विचार कीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, जिसमें निचली जातियों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। आप सोचिए, एक महिला गर्भवती है, उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो गर्भ में जो बच्चा है वो भी कमज़ोर रहेगा क्योंकि उसको एक भरपूर पोषण जो है उसकी माता को नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही साथ जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनको भी जो है पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और जब कुपोषण होता है तो शारीरिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से वो अपने लिए फ्यूचर में जब वो कमाने के लिए तैयार होगा तो वो शारीरिक रूप से मजबूत ना होने की वजह से वो अच्छे से नहीं कमा सकता। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है,
आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, जिसके अंदर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों की खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में जो अक्षमता है के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त हो जाते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण से होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को काम कम मिलता है, और इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम कर पाने में अक्षम रहता है। मतलब पूरे वर्ष आपको अच्छे से काम नहीं मिल पा रहा है, कंटिन्यू काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भुखमरी भी ज़्यादा आती है। क्योंकि अगर वो शहर में काम कर रहा है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे उसको अच्छे से रेगुलर काम नहीं मिल पा रहा है। खेतों में काम कर रहा था तो खेतों में भी उसको रेगुलरली किसानी वगैरह में उसको काम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चलो। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई, और बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी, और पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जहां अनाजों का उत्पादन 1964 और 65 के 72.3 लाख टन की तुलना में बढ़कर 2009 और 10 के बीच में 218 करोड़ टन पर पहुंच गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादन का स्तर पिछड़ता रहा, और दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत में खाद्य सुरक्षा कहाँ पर है, किस लेवल पर है, कैसे काम करती है, उसके बारे में एक बार समझने का प्रयास करते हैं। 70 के दशक में 70 का दशक था, उसके प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दिशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाए जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य नियम यानी कि FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, और किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थक कीमत भी कहा जाता है, जिसको मतलब MSP कहा जाता है, जिसके हाल ही फिलहाल में अभी आपने देखा है कि MSP के ऊपर काफ़ी बवाल हुआ है, और ये आगे भी होता रहेगा। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमतें घोषणा करती है और खरीदे हुए अनाज को खाद्य भंडार में आइए रखा चर्चा जाता करते है। हैं
अपने आसपास क्या की आप जानते जगहों हैं को कि देखकर सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? अपने आसपास के ऐसा कुछ निर्धन परिवारों का वाले अवलोकन क्षेत्रों में करें और और यह समाज पता के लगाने गरीब का वर्गों में प्रयास बाजार करें कीमत से कि कम वे कीमत किस पर अनाज के सामाजिक वितरण के और लिए किया आर्थिक जाता है। समूह से संबंधित हैं। इस कीमत को निर्गम कीमत परिवार भी में कहते हैं। कमाने वाले यह सदस्य खराब कौन मौसम हैं? में या फिर परिवार में आपदा काल वृद्धों में की अनाज की संख्या कमी क्या की है, समस्या स्थिति हल क्या करने है? में मदद करता है। क्या सभी बच्चे, जिसमें अब जरा लड़के देख और लेते हैं कि लड़कियां दोनों सार्वजनिक हैं, वितरण प्रणाली विद्यालय क्या है। जाते अभी हैं? हमने देखा कि बफर स्टॉक क्या है। अब हम देख लेते हैं कि चलिए सार्वजनिक बात कर वितरण लेते हैं प्रणाली क्या है। अंतर्राज्य असमानताएं के बारे भारतीय में। खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज भारत को में सरकार निर्धनता एक विनियमित और राशन पहलू दुकानों या के आयाम माध्यम है। से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। प्रत्येक और राज्य इसे में निर्धन सार्वजनिक लोगों वितरण का प्रणाली अनुपात कहते हैं। एक समान नहीं अब है। अधिकांश क्षेत्रों, यद्यपि गांव, कस्बों और शहरों में 1970 राशन की के दुकानें दशक हैं के और देश भर में प्रारंभ लगभग से 5.5 राज्य लाख स्तरीय राशन की दुकानें निर्धनता हैं। में राशन की दुकानों में सुदीर्घकालिक उन्हें कमी उचित हुई दर है। वाली दुकानें कहा जाता निर्धनता है। कम करने में चीनी, सफलता खाद्यान्न की और खाना दर पकाने के लिए मिट्टी के विभिन्न तेल का राज्यों में भंडार अलग होता अलग है। और ये सब बाजार हाल कीमत के से कम अनुमान कीमत पर दर्शाते लोगों हैं को बेचा जाता है। कि 20 राज्यों राशन कार्ड रखने वाला और कोई भी केंद्र शासित परिवार प्रदेशों में प्रति माह उनकी निर्धनता एक अनुबंधित अनुपात मात्रा, राष्ट्रीय जैसे 35 औसत किलोग्राम से अनाज, कम 5 है। लीटर मिट्टी का तेल और दूसरी 5 ओर किलोग्राम चीनी निर्धनता आदि अब निकटवर्ती भी राशन की उड़ीसा, दुकानों से खरीद सकते हैं। बिहार, असम, त्रिपुरा राशन कार्ड भी 3 और प्रकार के उत्तर होते हैं। प्रदेश में एक निर्धनों गंभीर में समस्या है। निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय जैसा कार्ड कि और निर्धनता उड़ीसा और रेखा से बिहार नीचे के लोगों के लिए क्रमशः BPL कार्ड, 47 जिसको और below 43% poverty line निर्धनता बोलते हैं, औसत के और साथ अन्य लोगों के लिए दो APL सर्वाधिक कार्ड होता है, निर्धन above राज्य बने हुए हैं। poverty line। उड़ीसा, APL, मध्य above प्रदेश, बिहार और poverty line उत्तर के लिए प्रदेश में कार्ड होता है। ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी भारत अधिक में है। राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल के पृष्ठभूमि इसकी तुलना में 1940 केरल, के दशक में जम्मू और कश्मीर, हरित क्रांति से आंध्र पहले प्रदेश, भारी तमिलनाडु, खाद्य गुजरात संकट के कारण और पश्चिम 60 के बंगाल में दशक के दौरान राशन निर्धनता प्रणाली में पुनर्जीवित उल्लेखनीय की गिरावट है। गई। गरीबी के उच्च स्तरों का पंजाब ध्यान और रखते हरियाणा हुए जैसे राज्य 70 उच्च के कृषि दशक के वृद्धि दर मध्य से निर्धनता कम NSSO करने में पारंपरिक रिपोर्ट रूप के से अनुसार सफल रही हैं। खाद्य संबंधित केरल तीन ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन कार्यक्रम विकास प्रारंभ पर किए अधिक थे। ध्यान दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पश्चिम बंगाल में जो पहले भूमि से ही थी, सुधार लेकिन उपायों उसे से बाद में और निर्धनता मजबूत कम किया करने गया। में सहायता मिली है। दूसरा है एकीकृत आंध्र प्रदेश बाल विकास और सेवाएं, तमिलनाडु में अनाज जो का प्रौद्योगिकी सार्वजनिक के आधार पर वितरण 1975 इसमें सुधार शुरू करने की का गई थी। कारण और हो सकता तीसरा है। है काम के बदले अनाज, जो कि 1977 और 78 के अब बीच बात में कर शुरू लेते हैं किया गया था। वैश्विक निर्धनता इन परिदृश्य। वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और विकासशील देशों कार्यक्रमों को में चलाने के अत्यंत बदले आर्थिक निर्धनता अनुभवों के विश्व आधार बैंक पर की परिभाषा अन्य के अनुसार कार्यक्रमों प्रतिदिन का पुनर्गठन किया गया। 1.25 वर्तमान में अनेक डॉलर से गरीबी कम पर उन्मूलन जीवन कार्यक्रम, निर्वाह यानी कि करना, PAP उसमें रहने वाले चल लोगों रही का हैं, जो अनुपात अधिकतर 1990 ग्रामीण के क्षेत्रों में है। 43% से इनमें स्पष्ट गिरकर रूप से घटक 2008 में जहाँ 22% हो सार्वजनिक गया वितरण था। प्रणाली, दोपहर का भोजन यद्यपि आदि वैश्विक विशेष निर्धनता रूप से में खाद्य उल्लेखनीय की गिरावट दृष्टि से आई है, सुरक्षा के लेकिन कार्यक्रम हैं। इसमें वृत्त क्षेत्रीय अधिकतर भिन्नताएं पाई PAP जाती हैं। भी खाद्य सुरक्षा तीव्र बढ़ाते हैं आर्थिक और प्रगति रोजगार कार्यक्रम और मानव गरीबों की संसाधन आय से विकास बढ़ोतरी में कर खाद्य सुरक्षा में वृहत बड़ा निवेश योगदान के करते हैं। कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के सार्वजनिक देशों वितरण में प्रणाली की वर्तमान स्थिति निर्धनता क्या है? में विशेष कमी आई है। सार्वजनिक वितरण चीन में प्रणाली निर्धनों खाद्य की सुरक्षा संख्या सुनिश्चित करने की 1981 दिशा के में भारत सरकार का 85% से सर्वाधिक घटकर महत्वपूर्ण कदम है। 2008 भारत में यह 14% प्रणाली रह गई थी थी। और निर्धनों और गैर निर्धनों दक्षिण के बीच एशिया के कोई देशों भेद में, नहीं किया जिसमें जाता था। भारत, बाद के पाकिस्तान, वर्षों में श्रीलंका, सार्वजनिक नेपाल, वितरण प्रणाली को बांग्लादेश, अधिक दक्ष भूटान और आदि हैं। अधिक लक्षित बनाने इनमें के लिए निर्धनता संशोधित की किया गया। संख्या में गिरावट इतनी तीव्र 1992 नहीं है। में देश के 1700 ब्लॉकों निर्धनों में के प्रतिशत में संशोधित गिरावट के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्धनों की शुरू संख्या गई में और थोड़ी इसका ही लक्ष्य कमी आई, दूर-दराज जो और पिछड़े 1981 क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ 61% से पहुंचाना। घटकर 2008 में जून 36% रह गई थी। 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित भिन्न करने के सिद्धांत को निर्धनता अपनाने रेखा के लिए परिभाषा के लक्षित कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में भी निर्धनता प्रारंभ की गई राष्ट्रीय और अनुमान यह से पहला अधिक मौका है। था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। सब सहारा इसके अलावा अफ्रीका में 2000 निर्धनता दो विशेष वास्तव में योजनाएं भी आईं, 1981 के अंत्योदय 51% से योजना और बढ़कर अन्नपूर्णा 2008 में ये योजनाएं क्रमशः 47% हो गरीबों गई में है। भी सर्वाधिक गरीब लैटिन अमेरिका और में दीन वरिष्ठ निर्धनता का नागरिक समूहों अनुपात पर वही रहा है। लक्षित है। यहाँ इन पर दोनों निर्धनता योजनाओं रेखा का संचालन 1981 में सार्वजनिक 11% से वितरण गिरकर वर्तमान नीति से 2008 जोड़ा में गया। 6.4% सार्वजनिक वितरण रह प्रणाली गई की थी। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का रूस सारांश जैसे पूर्व हम समाजवादी देशों में भी इन वर्षों के दौरान निर्धनता पुनः सार्वजनिक व्याप्त हो वितरण गई, प्रणाली जहाँ मूल्यों पहले को आधिकारिक स्थिर रूप बनाने से और कोई निर्धनता सामर्थ्य थी ही अनुसार नहीं। कीमतों पर उपभोक्ताओं को
खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा साधन यानी कि $1 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। व्यापकता को रोकने में संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों ने $1.25 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को वर्ष 2015 तक वर्ष 1990 के स्तर के आधे पर ले जाने की घोषणा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर हम देखें सार्वजनिक वितरण प्रणाली कि 1.25 प्रतिदिन से कम पाने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत के बावजूद तो सबसे ऊपर नाइजीरिया आता है। नाइजीरिया में अनाज से भरे हैं, 64% सड़ रहा है, जो लोग हैं स्थानों पर चूहे अनाज वो खा रहे हैं। $1.25 प्रतिदिन से कम पैसा कमाते हैं। भुखमरी है, बांग्लादेश में भरा हुआ है, 50%, भारत में अनाज सड़ 42%, जा रहा है, पाकिस्तान में चूहों के द्वारा 23%, खाया जा रहा है। चीन में 16%, लेकिन वितरण ब्राजील में तरीके से नहीं किया जा 4%, रहा है और जिससे इंडोनेशिया में 19% और श्रीलंका में 7%। और ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये 2012 में एफसीआई के पास गेहूं और चावल का भंडार 82 करोड़ अब जरा टन बात था कर और लेते हैं 33 निर्धनता करोड़ के टन के कारण। न्यूनतम बफर प्रतिमान में भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। बाद के एक वर्षों में भंडार में ऐतिहासिक कमी कारण आई और फिर भी ब्रिटिश यह बफर औपनिवेशिक स्टॉक प्रशासन के प्रतिमानों से द्वारा लगातार आर्थिक ऊंचा विकास बना का रहा। निम्न स्तर है। सरकार द्वारा शुरू की गई औपनिवेशिक विभिन्न सरकार की योजनाओं के नीतियों ने अधीन पारंपरिक खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा हस्तशिल्पकारी स्थिति को में नष्ट कर दिया सुधार हुआ। और वस्त्र जैसे अनाज वितरण उद्योगों से के विकास हालात को सुधरे हतोत्साहित और इस किया। बात पर आम सहमति है विकास कि की बफर धीमी स्टॉक दर का उच्च 1980 स्तर के बेहद दशक तक जारी रही। अवांछनीय इसके परिणाम स्वरूप और यह रोजगार बर्बादी के भी है। अवसर घटे और आय की वृद्धि विशाल दर गिरी। खाद्य स्टॉक का इसके भंडारण, साथ साथ जनसंख्या में बर्बादी उच्च और दर अनाज से की वृद्धि गुणवत्ता हुई। में कमी इन दोनों के ने अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय के उच्च संवर्धित दर को रखरखाव बहुत लागत कम के कर लिए भी दिया। जिम्मेदार है और न्यूनतम आर्थिक समर्थित प्रगति को कीमत बढ़ावा कुछ और वर्ष के जनसंख्या लिए स्थिर नियंत्रण रखने पर दोनों गंभीरता से मोर्चों विचार पर करना चाहिए। असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना वर्धित रहा। न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की सिंचाई अधिक और खरीदारी, हरित क्रांति प्रमुख के प्रसार अनाज से उत्पादक कृषि क्षेत्र राज्यों में जैसे पंजाब, रोजगार के हरियाणा और अनेक आंध्र अवसर प्रदेश की सृजित ओर हुए, से डाले गए लेकिन दबाव इनका का नतीजा प्रभाव है। भारत के इसके कुछ अलावा, भागों तक ही सीमित चूंकि रहा। खरीदारी कुछ समृद्ध सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे और पंजाब, निजी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर दोनों प्रदेश, क्षेत्रों आंध्र में प्रदेश और कुछ सीमा तक की कुछ पश्चिम रोजगार बंगाल में उपलब्ध कराए, तो मुख्यतः दो फसलें लेकिन ये जैसे रोजगार फूलगोभी, तलाश गेहूं, करने चावल वाले तक सभी ही लोगों सीमित के है। लिए पर्याप्त नहीं हो सके। न्यूनतम समर्थित कीमत में शहरों वृद्धि में ने उपयुक्त विशेषतः नौकरी पाने खाद्यान्नों में के अधिक असफल सेल्स वाले अनेक राज्यों लोग के रिक्शा किसानों को चालक, अपनी भूमि पर विक्रेता, मोटे अनाजों गृह की निर्माण खेती समाप्त श्रमिक, कर धान और घरेलू गेहूं नौकर उपजाने आदि के लिए रूप में प्रेरित कार्य किया करने है, लगे। जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन अनियमित है। और कम आय के कारण ये धान लोग की महंगे खेती के लिए मकानों में सघन नहीं रह सिंचाई सकते से थे। पर्यावरण वे और शहरों जल से स्तर बाहर में झुग्गियों में गिरावट रहने आई है लगे और जिससे निर्धनता की इन राज्यों में समस्याएं कृषि जो मुख्य गतिविधियों रूप को से बनाए एक रखने ग्रामीण में खतरा पैदा परिघटना हुआ है। थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता चिंता का बन एक और गई। प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण उच्च प्रणाली की निर्धनता दर विफलता की रही है, एक और जो इस तथ्य से विशेषता स्पष्ट आय है कि असमानता अखिल रही है। भारतीय स्तर पर इसका एक TDS अन्य प्रमुख खाद्यान्नों कारण की औसत भूमि और उपभोग अन्य मात्रा 1 संसाधनों का किलोग्राम प्रति असमान व्यक्ति वितरण है। प्रतिमाह है। अनेक नीतियों के बावजूद बिहार, उड़ीसा और हम उत्तर किसी प्रदेश में सार्थक प्रति ढंग व्यक्ति से इस उपभोग का मुद्दे से आंकड़ा नहीं 300 निपट ग्राम सकते। प्रति व्यक्ति प्रतिमाह से ग्रामीण कम है क्षेत्रों और में इसके विपरीत परिसंपत्तियों केरल, के कर्नाटक और पुनर्वितरण तमिलनाडु जैसे पर अधिकतर लक्षित दक्षिणी भूमि राज्यों सुधार में जैसी और प्रमुख हिमाचल नीति प्रदेश में औसत उपभोग पहल को 3 से 4 ज्यादातर किलोग्राम राज्य प्रति व्यक्ति सरकारों ने प्रतिमाह के प्रभावी बीच है। ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। फलस्वरूप चूंकि निर्धनों भारत को में अपनी भूमि खाद्य संसाधनों की कमी आवश्यकताओं के लिए निर्धनता राशन का एक जो प्रमुख राशन कारण की रही दुकानें है। होती हैं, उनके इस बजाय नीति बाजार का पर निर्भर होना उचित पड़ता है। कार्यान्वयन और मध्य करोड़ों प्रदेश ग्रामीण में निर्धनों का द्वारा जीवन गेहूं सुधार और कर चावल सकता के था। उपभोग का मात्र 5% अनेक अन्य राशन सामाजिक, की दुकानों के सांस्कृतिक माध्यम और से पैदा आर्थिक होता है। कारक भी निर्धनता उत्तर के लिए प्रदेश और बिहार उत्तरदायी में यह हैं। प्रतिशत और अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक डीलर दायित्वों अधिक और धार्मिक लाभ अनुष्ठानों कमाने के के लिए आयोजन अनाज में को बहुत खुले पैसा बाजार खर्च में करते बेचना, हैं। राशन दुकानों में छोटे घटिया किसानों अनाज को बेचना, बीज, दुकान कभी कभार उर्वरक, खोलना जैसे कीटनाशकों जैसे अपचार कृषि करते रहते हैं। आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि राशन की दुकानों में जरूरत होती घटिया है। किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, चूंकि जो निर्धन बिक नहीं कठिनाई पाता। से और यह ही एक कोई बड़ी बच समस्या साबित हो कर रही है। पाता है, जब वे राशन की दुकानों इनके लिए में कर्ज लेते इन हैं। अनाजों को निर्धनता बेच के नहीं चलते पाती, पुनः तो भुगतान करने में FCI के असमर्थता गोदामों के में कारण अनाज वे का विशाल ऋणग्रस्त स्टॉक हो जमा जाते हो हैं। जाता है। और हाल के अतः वर्षों में अत्यधिक एक और ऋणग्रस्तता कारण निर्धनता का से कारण सार्वजनिक वितरण और प्रणाली में परिणाम गिरावट आई दोनों है। है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धनता निरोधी उपाय। राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि निर्धनता वस्तुओं का उन्मूलन एक भारत के निश्चित कोटा विकास होता है। रणनीति का प्रत्येक एक परिवार प्रमुख को एक उद्देश्य समान रहा निम्न है। कीमत पर सरकार बेचे की जाते थे। वर्तमान निर्धनता आज आप जो निरोधी 3 प्रकार के कार्ड और रणनीति कीमतों की मोटे श्रृंखला तौर देखते पर हैं, दो पहले कारकों यह नहीं थी। आर्थिक समृद्धि बड़ी संख्या को में परिवार राशन की प्रोत्साहन दुकानों से और अनाज खरीद सकते लक्षित थे। हाँ, निर्धनता उनका निरोधी कोटा कार्यक्रमों निश्चित पर था। निर्भर है। इनमें निम्नलिखित 1980 के निम्न दशक आय के वाले आरंभ जो तक परिवार समाप्त के जो हुए लोग थे, 30
20 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और
निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक संवर्धन दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। और पश्चिमी भागों में सहकारी विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। उनमें से करीब आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते, जिन्होंने समाज के। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। डेवलपमेंट साइंस निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। जो है इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 NREGA को सितंबर 2005 में पारित किया गया और यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित काम के रोजगार का प्रावधान करता है। बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष में भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। और राज्यों के निःशुल्क एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। विकास विभागों ने गरीबी रेखा प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवकों पात्र परिवार को के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। 2004 में इसमें 50 ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकियों के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। जबकि संपन्न लोग प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में आरंभ की गई के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। मौसमी कार्य में लगे अनियमित श्रमिक हैं। इन कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं और उनके कम प्रभाव होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त
कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसीलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं भावी चुनौतियों के बारे में। कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं जिनमें खाद्य सुरक्षा का भारत में निर्धनता के निश्चित रूप में गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। खाद्य सुरक्षा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। कहीं पर भी किसी यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, आगे की महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, या घर है, या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, या रोजगार की सुरक्षा है, या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे, और ये और भी बड़े काम होंगे। तो दोस्तों, हमने अपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। इस अवधारणा के द्वारा अपने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा निर्धनता का जो टॉपिक था वो इतना हमारा खत्म हो चुका है। अगली लेक्चर में हम अलग टॉपिक लेकर आएंगे। ये ऑडियो आर्टिकल अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें।